नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली श्रृंखला में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाया था जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो होगा संविधान पर विदेशी प्रभाव। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग जो भारतीय संविधान है उसके ऊपर जब उसका निर्माण हुआ तो उस दौरान जो है उस संविधान के ऊपर कौन कौन से मतलब हमारे संविधान पर किन किन देशों का जो है प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत समझेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो आइए देखते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो इसमें ये हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो भारत के संविधान में जो है उद्देशिका का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया, यानी कि यूएसए के संविधान से उसको लिया गया है। ठीक, तो इसलिए जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान का जो है आपको पता है कि उसमें एक श्रृंखला है, यानी कि जो शब्दों को रखा गया है उसमें हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि हम भारत के लोग इस शब्द को जो है उसमें रखा गया और ये शब्द जो है अमेरिका से लिया गया, यानी वी द पीपल ऑफ अमेरिका की तर्ज पर ही जो है हम भारत के लोग शब्द को रखा गया है इसके अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं कि उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो उसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमारी प्रियम्बल है या जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। ठीक, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमने जान लिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत कौन सर्वोच्च है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यूएसए में अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में जैसे वहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, ठीक, तो ब्रिटेन में जो है वहाँ की जो है संसद सर्वोच्च है या जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो वहाँ की संसद सर्वोच्च है। इसी तरह अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ पर जो संविधान कहता है बस वही सब कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे संविधान हमारा सर्वोच्च है। ठीक, तो अब इस प्रकार से जो है अब इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी, यानी संविधान। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये सही जवाब है। अब आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अगर मैं आगे अब बात करूं तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक, तो अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो हमारा न्यायालय है, ठीक, ये किसी भी विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, मैं लिख देता हूँ, विधायिका द्वारा निर्मित कानून। ठीक, तो विधायिका द्वारा जो कानून निर्मित किए जाते हैं उनको, और इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ
तो जो हमारी कार्यपालिका है, यानी कि कार्यपालिका के आदेशों को, ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वह स्वयं के भी आदेशों का जो है पुनर्निरीक्षण कर सकती है, स्वयं के आदेशों का। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा मतलब कि जो है पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत हमारी जो न्यायपालिका है वो विभिन्न तरह के काम करती है। जैसे विधायिका द्वारा जो भी कानून निर्मित किए गए हैं, ठीक, उन कानूनों को देखती है कि ये कहीं मौलिक अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते, तो उनको भी देख सकती है। इसके अलावा जो कार्यपालिका के आदेश होते हैं उनका भी पुनर्निरीक्षण कर लेती है, ठीक, उसको देखती है कि कहीं ये जो सरकार के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं वो कहीं हमारे मूल अधिकारों के या जो है सरकार जो भी संविधान है उसके मतलब उसके की जो विधियां हैं उसके अनुरूप हैं कि नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वयं के जो उसके आदेश हैं उनका भी वो पुनर्निरीक्षण कर लेती है, ठीक। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो इस प्रश्न का होगा। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि भारत में जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण है वो उसकी संकल्पना किस देश से ली गई है। तो इसकी संकल्पना दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर जो न्यायालय है, अमेरिकी फेडरल कोर्ट है, वो जुडिशियल रिव्यू का सबसे पहले उसने वो कॉन्सेप्ट लेके आया था और इसके अंतर्गत वह सभी उन विधानों को, उन आदेशों को शून्य कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो इसी तरह से भारतीय न्यायपालिका ने भी जो है इसको अपना लिया। हालांकि ये जो है रिव्यू सिस्टम, ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। बाद में संवैधानिक व्याख्या के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अडॉप्ट कर लिया, ठीक। तो अब आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो जो भारत में फेडरल सिस्टम आपको दिखाई देता है, फेडरल सिस्टम इन द सेंस मतलब केंद्र और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हुए जो हमारे राज्य हैं, तो ये किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। तो ये फेडरल सिस्टम हमारा कनाडा से लिया गया। आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। तो आपको ये भी पता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो मतलब जो अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत जो संघ है यानी केंद्र है वो किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है और किसी भी राज्य को जोड़ सकता है। तो इस तरह की शक्ति केंद्र को दी गई है। तो ये और इसके अलावा भारत के संविधान ने ये भी व्यवस्था दी है कि कोई भी राज्य केंद्र के मतलब संघ में शामिल तो हो सकता है किंतु संघ से बाहर नहीं जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा ए, कनाडा, ठीक। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो कहाँ है। तो क्या केवल भारत में है या भारत एवं यूएसए में है, केवल यूएसए में है, केवल यूके में है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी भारत एवं यूएसए में। क्यों? क्योंकि हमने बताया अभी पीछे आपको कि जो यूएसए है वहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दी गई है। और इसके अलावा अगर यूके की बात करें तो यूके में पार्लियामेंट सर्वोच्च है। तो जहाँ पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है वहाँ पर उसके द्वारा निर्मित बनाए गए जो भी कानून हैं वही सर्वोच्च होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के में समान रूप में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रावधान है या ऐसा कौन सा लक्षण है जो अमेरिकी परिसंघ यानी अमेरिका के फेडरल सिस्टम में और भारत के फेडरल सिस्टम में
पाया जाता है। तो अब मैं एक एक पढ़ता हूँ। एक ही नागरिकता, आपको पता है कि अमेरिका में मतलब एक तरह से दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ के किसी राज्य का भी कोई व्यक्ति नागरिक होता है और इसके अलावा अमेरिका का भी कोई व्यक्ति नागरिक होता है। तो इस प्रकार एक गहरी नागरिकता या एक ही नागरिकता तो बिल्कुल नहीं हो सकती, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। इसके अलावा संविधान की 3 अनुसूचियाँ, संविधान की 3 सूचियाँ, तो वहाँ पर केंद्र को कुछ निश्चित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामले सौंपे गए हैं और अधिकतम जो मामले हैं वो राज्यों को सौंपे गए हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। न्यायपालिका की द्वैतता, यानी कि क्या वहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि क्या वहाँ पर न्यायपालिका अलग अलग है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो वहाँ पर न्यायपालिका जो है मतलब द्वैधता है, ये बिल्कुल सही, लेकिन भारत में द्वैधता नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका, अर्थात सबके सब न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर मैं लोअर कोर्ट्स की बात करूं तो उनका जो भी प्रशासन होता है, उनका जो भी न्यायिक अवलोकन होता है वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का जो प्रशासन के लिए तो स्वतंत्र है हालांकि, लेकिन जो उसके आदेश होते हैं उनका अवलोकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पर न्यायपालिका की द्वैधता प्राप्त हमें नहीं होती है, यानी द्वैरकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट दोनों ही संविधान का निर्वचन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से संबंधित है या किस देश की देन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत में जो समवर्ती सूची यानी जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, आपको मैं एक बार बता देता हूं। भारत में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो सूची है उसके अंतर्गत आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र सूची। ठीक, केंद्र सूची। उसके बाद जो दूसरी सूची आ जाती है वो आ जाती है राज्य सूची, राज्य सूची। और जो तीसरे प्रकार की सूची है उसका नाम है समवर्ती सूची, यानी कि जिसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से 3 सूचियाँ, तीनों का ये मामला है कि कुछ मामले निश्चित रूप से केंद्र को दिए गए हैं जिनमें उसका अनन्य क्षेत्राधिकार है, कुछ मामले राज्य को दिए गए हैं जिसमें राज्यों का अनन्य क्षेत्राधिकार है, और कुछ मामले केंद्र को दिए गए हैं जिसमें दोनों को सौंपे गए हैं जिनमें राज्यों का भी और केंद्र का भी क्षेत्राधिकार है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो समवर्ती सूची है उसमें जब भी कोई मामला विवादित होता है उसके विषयों पर, तो उसमें अंतिम रूप से केंद्र का ही जो मत होता है या केंद्र का जो कानून होता है वही अंतिम रूप से लागू होता है। ठीक, अब आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वो किस देश के संविधान की देन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची शामिल है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से होगा। ठीक, तो आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि मतलब नीति निदेशक तत्वों की, तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। कहाँ पर? भाग 4 में इनका उल्लेख है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 36 से 51 में इनका उल्लेख है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो वही रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब अगर इन नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये जो तत्व मतलब ये जो इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये जो भी नीतियाँ बनती हैं हमारे देश में उनको जो है एक तरह से मतलब उसमें निर्देशन देने का काम करते हैं। ठीक, तो इतना ही पर्याप्त है। और अब आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, इसके अलावा लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आगे आने वाले लेक्चर्स को अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।